हेलो गाइस। आज हमारा टॉपिक अक्वायर्ड है। हमने इम्यून सिस्टम स्टार्ट कर दिया था, इम्यूनिटी, जिसमें हमने नेचुरल पढ़ा था, जिसमें इम्पोर्टेंट है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो हमने पढ़ लिया था। अभी हम पढ़ने वाले हैं अक्वायर्ड। अक्वायर्ड मतलब क्या कि जो इम्यून सिस्टम, जो इम्यूनिटी हम आफ्टर बर्थ अक्वायर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन, तो वो है अक्वायर्ड। अब इसमें क्या आता है, ह्यूमरल और सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स, दो आते हैं। तो अब ह्यूमरल और सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो ह्यूमरल में आता है बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट आएगा एंड एंटीबॉडीज आते हैं इस पर। और ये जो है सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स में आता है टी लिम्फोसाइट। ठीक है, अब हम डेवलपमेंट देखते हैं। अब डेवलपमेंट में क्या, जो लिम्फोसाइट होते हैं, मतलब लिम्फोसाइट प्रिकर्सर ऑफ लिम्फोसाइट, ठीक है, वो कहाँ पे फॉर्म होते हैं, वो बोन मैरो में फॉर्म होता है। ठीक है, तो अब जो बोन मैरो है, ठीक है, तो अब लेट सपोज यहाँ से जो सेल्स है प्रिकर्सर ऑफ लिम्फोसाइट, अगर वो गए थाइमस में, तो वो आगे जा के बनाते हैं टी लिम्फोसाइट बनाएंगे। हाँ, बट अगर वो गए लीवर में, स्प्लीन या बोन मैरो में ही, तो वो आगे जाके प्रोसेस होते हैं बी लिम्फोसाइट में। ठीक है, यहाँ पे वो बनते हैं डिफरेंशिएट, या जो उसका मैचुरेशन है वो अलग अलग साइट पे हो रहा है। थाइमस में टी लिम्फोसाइट होगा, तो जो टी लिम्फोसाइट है वो आगे जाके लिम्फोब्लास्ट बनाता है। अब ये जो लिम्फोब्लास्ट जो एंटीजन, मतलब जो बैक्टीरिया आया था उसके ऊपर एंटीजन होता है, तो वो एंटीजन के प्रेजेंस में वो क्या, मतलब कुछ साइटोकाइंस रिलीज़ होते हैं, सेलुलर इम्यूनिटी दिखाएगा। अब वो सेलुलर इम्यूनिटी कैसे दिखाता है, तो हमने टी लिम्फोसाइट थे, तो टी लिम्फोसाइट क्या बनाते हैं, क्लोन्स ऑफ टी सेल्स बनाएंगे। क्लोन्स ऑफ टी सेल्स में क्या क्या बना देंगे, वो मेमरी टी सेल्स बनाएंगे, मेमोरी बनाने के लिए साइटोटॉक्सिक टी सेल्स बनाएंगे। साइटोटॉक्सिक मतलब किलर टी सेल्स, ठीक है, ये याद रख लो, किलर टी सेल्स बनाएंगे। फिर सप्रेसर टी सेल्स बनाएंगे। सप्रेसर टी सेल्स क्यों, मतलब जब सारा किलिंग विलिंग सब हो गया, अब उसके बाद उसको सप्रेस तो करना पड़ेगा ना, वरना वो खुद के ही सेल्फ एंटीजन को मारना स्टार्ट कर देगा, इसलिए उसको रोकने के लिए सप्रेसर टी सेल्स रहेंगे। प्लस हेल्पर टी सेल्स आएंगे, हेल्पर टी सेल्स जो मेमोरी सेल्स के साथ काम करके दूसरे लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करते हैं, बी लिम्फोसाइट को भी एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, अब आता है बी लिम्फोसाइट। अब ये जो बी लिम्फोसाइट है वो दो चीज़ में डिवाइड हो जाता है, एक होता है प्लाज्मा सेल और मेमोरी बी सेल। ठीक है, अब क्या, ये एंटीजन के प्रेजेंस में ये ह्यूमरल इम्यूनिटी दिखाएगा, और ये क्या दिखाता है, ये सेलुलर इम्यूनिटी दिखाता है ना, टी सेल्स, ये सारे सेल्स ही है ना। तो अब ये ह्यूमरल इम्यूनिटी कैसे शो करता है, ये आगे जाके एंटीबॉडीज़ बनते हैं। अब एंटीबॉडीज़ ऐसे याद रख लो, क्या, IgG AMED, गेम डी। ठीक है, IgG, IgA, IgM, IgE, IgD। अब थोड़ा डीप में देखते हैं ये वाले टी सेल्स। तो अब जो थाइमस से जो टी लिम्फोसाइट्स थे, अब वो क्या, पहला क्या देखते हैं, हेल्पर टी सेल्स। ये हेल्पर टी सेल्स क्या करते हैं, अब लेट सपोज एंटीजन आया या बैक्टीरिया जो आया, तो उसने रिकग्नाइज करने के बाद क्या करता है, ये बी सेल को भी स्टिमुलेट करता है प्लस टी सेल को भी स्टिमुलेट करता है। अब ये कैसे स्टिमुलेट करता है, साइटोकाइन रिलीज़ करके। अब साइटोकाइन में इंटरल्यूकिन्स आते हैं, इंटरल्यूकिन 2, 4, 5, 6, ये सारे इंटरल्यूकिन्स होते हैं, प्लस इंटरफेरॉन्स होते हैं। इंटरफेरॉन क्या करते हैं, वायरस को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं, हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा है।
ये हो गया हेल्पर टी सेल्स। अब हेल्पर टी सेल्स के बाद आता है हमारा किलर टी सेल्स आएगा। किलर टी सेल्स क्या करेंगे, वहाँ पे जो अबनॉर्मल सेल्स बने होंगे, अफेक्ट हुए रहेंगे, उनका अपोप्टोसिस करवा देगा, बर्स्ट करा देगा, बर्स्टिंग होगी। मतलब क्या, इट कॉजेस अबनॉर्मल सेल्स टू बर्स्ट, ठीक है, किलिंग होगा। किलिंग अब अगर हो गए, सब कुछ बर्स्ट हो गया, तो अब यहाँ पे क्या होगा, सप्रेस होगा, तो सप्रेसर, ठीक है। तो सप्रेसर होगा। सप्रेसर के बाद लास्ट वन क्या होगा, लास्ट वन आ जाएगा मेमोरी। मतलब क्या कि वो स्पेसिफिक एंटीजन के लिए कौन सा हमने इम्यूनिटी शो की थी, उसके लिए वो करे मेमोरी बी टी सेल्स बनाएंगे। अब ये याद रख लो, जो किलर टी सेल्स है, किलर टी सेल्स, उसके जो उसके सेल सरफेस है ना, उसके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन होता है, उसका नाम है CD8। ये CD का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, इसको याद रख लो। और जो हेल्पर टी सेल्स है, हेल्पर टी सेल्स के ऊपर होता है CD4। ये MHC मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी के लिए हेल्प करते हैं। अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी ये मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कहाँ पे यूज़ आता है। अब देखो क्या हुआ, जो बॉडी है, बॉडी के अंदर एंटीजन का इन्वेजन हुआ, एंटीजन या बैक्टीरिया जो भी आया, अब क्या इसको अटैक करता है, इट इज़ अटैक्ड बाय मैक्रोफेजेस, ठीक है। मैक्रोफेज आते हैं, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो उसका एंटीजन है, अगर उसने MHC1 से बाइंड किया, ठीक है, अगर उसने MHC1 से बाइंड किया या उसने MHC2 से बाइंड किया, ये दो टाइप के होते हैं, MHC1 और MHC2, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। ये इंट्रासेल्यूलर एंटीजन बाइंड्स टू, इंट्रासेल्यूलर एंटीजन रहेगा तो वो किससे, MHC1 से बाइंड करेगा। बट अगर एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंटीजन रहेगा, वो MHC2 से बाइंड करेगा, ठीक है। तो अब MHC1 से बाइंड करेगा तो क्या होगा, ये क्या करता है, इट एक्टिवेट्स टी लिम्फोसाइट, ठीक है। ये टी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट कर देगा। अगर ये टी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करेगा तो क्या होगा, इसका प्रोलिफरेशन और डिफ्रेंशिएशन होगा, जिसकी वजह से क्या बनेगा, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स बनेगा, विच इज़ किलर टी सेल्स। और क्या, सप्रेसर टी सेल्स भी बनेगा। सप्रेसर जो भी सेल्स बनने चाहिए वो बनेंगे टी सेल्स से, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद आता है कि अब एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंटीजन ने MHC2 से बाइंड किया। जब MHC2 से बाइंड करता है तो ये क्या करता है, ये हेल्पर टी सेल्स को इंड्यूस करता है। हेल्पर टी सेल्स को इंड्यूस करने का मतलब क्या, ये बी हेल्पर टी सेल्स का मैंने क्या बताया था कि बी लिम्फोसाइट को एनहांस करता है, मतलब स्टिमुलेट करता है। ये याद रख लो कि इनडायरेक्टली MHC2 किसको, बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करता है, और MHC1 टी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करता है। अब ये कैसे याद रखोगे, टी में ये 1 जैसा दिख रहा है, तो 1 से मतलब क्या, MHC1 के लिए टी लिम्फोसाइट है, तो दूसरा क्या आएगा, बी लिम्फोसाइट, ठीक है। तो अब ये बी लिम्फोसाइट क्या करेगा आगे जाके, जैसा बताया था, प्लाज्मा सेल्स बनाएगा प्लस मेमोरी बी सेल्स बनाएगा। और ये प्लाज्मा सेल से आगे क्या बनता है, एंटीबॉडीज़ बनते हैं, इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है। अभी हम इम्यूनोग्लोबिन के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो मैक्रोफेज है, ये डायरेक्टली भी जाके हेल्पर टी सेल्स को इंड्यूस करेगा, और ये जाके बी लिम्फोसाइट को प्रोलिफरेशन और डिफ्रेंशिएशन में हेल्प करेगा, जो इंड्यूस करेगा। ये हो गया। अब हम जो प्लाज्मा सेल्स है, प्लाज्मा सेल्स क्या एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, जिसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। अभी जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, अभी बस मेन चीज़ें याद रखनी है। अब इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, IgG पढ़ा, A पढ़ा, M, E और D, ठीक है। तो अब जो IgG है, अब IgG जो है वो मोस्ट अबंडेंट होता है, मोस्ट अबंडेंट, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट मतलब ये पूरा 75% कंस्टिट्यूट करता है, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है, कौन सा, लैक्टेशनल मिल्क, सॉरी ये मिल्क में पाया, लैक्टेशनल मिल्क IgA में मिलता है, ठीक है। लैक्टेशनल मिल्क में IgA होता है, मिल्क, सलाइवा, नेज़ल एंड ब्रोंकियल सिक्रेशन में हम पाते हैं। और ये जो IgG है, ये इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है कि इट कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, ये इम्पॉर्टेंट है।
फर्स्ट ईयर में यही इंपॉर्टेंट है कि इट कैन क्रॉस द प्लेसेंटा। और ये हो गया ये IgG के बारे में। और IgA के बारे में क्या बोल सकते हैं, ये एक डाइमर होता है, ठीक है, ये याद रख लो, ये डाइमर होता है। इसको हम सिक्रीटरी IgA भी बोलते हैं, ठीक है, सिक्रीटरी IgA भी बोलते हैं। और इट डजंट क्रॉस द प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा का क्रॉस नहीं करता है। और ये हमें क्या लैक्टेटिंग मदर्स के मिल्क में मिलता है, ठीक है, लैक्टेशनल मिल्क टीयर्स में मिलता है हमें। ये हो गया। अब आता है IgM क्या, इट इज़ एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन सीरम, हमें ये सीरम में मिलता है। और ये जो ओनली एंटीबॉडी रहता है, ठीक है। और इससे इस IgM से प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स शो होता है, जो अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, अभी मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और इसका जो एंटी बॉडी होता है वो एक पेंटामर होता है, ठीक है। पेंटामर मतलब क्या, 5 आते हैं और ऐसे जॉइन होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, यही हो गया। फिर आता है हमारा IgE। ई से क्या, एलर्जी, मीन्स ये एलर्जी के टाइम पे रिलीज होता है, तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ड्यूरिंग एलर्जी, ठीक है। और इट इज़ प्रेजेंट प्रोडक्शन इन लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी एंड इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ठीक है। फिर आता है IgD में क्या बोलेंगे, इट इज़ प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ बी सेल्स, ठीक है, सरफेस ऑफ बी सेल्स पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये एक मोनोमर होता है। अब हम देखते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी एंटीबॉडी रिस्पॉन्स। अब क्या, मैंने एक पेशेंट लिया, पेशेंट लेने के बाद मैंने उसको एक एंटीजन से एक्सपोजर दिया जो कभी नहीं आया था, उसने पहली बार एंटीजन से एक्सपोजर हुआ उसका। तो जब पहली बार एंटीजन से उसका एक्सपोजर होगा, जब बॉडी के अंदर एंटीजन का फर्स्ट टाइम एक्सपोजर आता है, तब वो क्या एंटीबॉडी रिलीज़ करेगा। तो जो एंटीबॉडी रिलीज़ करेगा वो रिस्पॉन्स होता है ना, तो वो प्राइमरी एंटीबॉडी रिस्पॉन्स होगा, पहले कुछ नहीं रहेगा। तो जब स्टार्ट होगा तो क्या होगा, प्राइमरी एंटीबॉडी रिस्पॉन्स, ठीक है। अब वो रिस्पॉन्स आ गया, अब एंटीबॉडी रिलीज होने के बाद अब उसका जो काम है वो काम करेगा, जिसकी वजह से वो कम होगा, क्योंकि वो उसका काम किलिंग है जो भी है वो कर रहा है, उसके बाद वो कम हो गया। इसको क्या बोलूँगी मैं, प्राइमरी एंटीबॉडी रिस्पॉन्स, ठीक है। और ये रिस्पॉन्स में कौन सा एंटीबॉडी रिलीज होता है, ये याद रखो, विच इज़ IgM, ठीक है, IgM रिलीज़ होता है। अब उसके बाद क्या आता है कि अब मैंने इसको दूसरी बार वही सेम एंटीजन से एक्सपोजर दिया, उसके वजह से क्या आता है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि जितने बचे हुए एंटीबॉडीज थे उससे लगेगा तो वो एकदम कम रहेगा। फिर उसके बाद शूटअप होगा। शूटअप क्यों आएगा, क्योंकि उसके पास मेमोरी रहते, मेमोरी सेल्स थे, मेमोरी सेल्स की वजह से उसको पता है कि अभी उसको कौन सी एंटीबॉडी रिलीज़ करनी है, जिसकी वजह से हमें एक शूटअप देखने मिलता है। फिर उसके बाद वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि तब तक एंटीजन को वो मार चुका रहेगा। तो हमें ये जो रिस्पॉन्स दिखता है वो हम होगा सेकेंडरी एंटीबॉडी रिस्पॉन्स। और जो सेकेंडरी एंटीबॉडी रिस्पॉन्स है उसमें IgG रिलीज़ होता है, ये याद रख लो। सेकेंडरी में IgG रिलीज़ होगा और प्राइमरी में IgM रिलीज़ होगा। और ये सीक्वेंस याद रख लो, मतलब क्या, IgG सबसे ज़्यादा होता है, फिर A, फिर M, फिर D, फिर E, गम दे। अब हम थोड़ा सा अप्लाइड पढ़ लेते हैं। अप्लाइड में क्या, ऑटो इम्यूनाइजेशन है। तो जो ऑटो इम्यूनाइजेशन या ऑटो सेंसिटाइजेशन, इसमें क्या हो रहा है कि जो इम्यून टॉलरेंस है वो लॉस्ट हो जाती है बॉडी की। इम्यून टॉलरेंस का मतलब क्या, जो हमारे बॉडी के अंदर खुद की सेल्फ एंटीजन जो होती है उसके लिए वो एंटीबॉडी रिलीज़ या बनाना स्टार्ट कर देता है, जिसके वजह से वो खुद के ही सेल्स या टिश्यूज़ को हार्म पहुंचाने लगता है। वो ऑटो इम्यूनाइजेशन के अंडर आती है। अब जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो पैनक्रियाटिक के बी सेल्स है, पैनक्रियाटिक बी सेल्स, उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके वजह से हम टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है। अब आता है मायस्थेना ग्रेविस, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे
NMJ मतलब क्या, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में प्रॉब्लम आती है। वो कैसे आती है कि यहाँ पे जो रिसेप्टर्स होते हैं, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, उनके अगेंस्ट, जो रिसेप्टर्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनते हैं जो रिसेप्टर्स के ऊपर जाके उनका जो फंक्शन है उसको डीएक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से मायस्थेना ग्रेविस होता है। कैसे होगा कि ये है और ये न्यूरॉन है और ये मसल है, तो यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है और जो रिसेप्टर है यहाँ पे वो काम करना बंद कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडी आके वहाँ पे उसको डीएक्टिवेट कर दे रहा है, इसलिए मायस्थेना ग्रेविस। यहाँ पे बस ऊपर ऊपर से बस एग्जाम्पल याद रखना है, ऑटोइम्यूनाइजेशन उसका मीनिंग, फिर उसके एग्जाम्पल, ये हो गया। फिर उसके बाद ये र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि कोलाजन टिश्यूज़ के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनते हैं और उसके वजह से र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस है। वो डीप में पढ़ोगे, बस इसमें एग्जाम्पल्स याद रखो। थैंक यू।